औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के बायोलॉजी लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है पैंक्रियाज, एड्रीनल्स एंड गट। ठीक है, हमने इनके हार्मोन्स पढ़ने हैं क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, और उस एंडोक्राइन सिस्टम में हमने बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े जिसमें पहले पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया है, देन लेटर ऑन हमने उसमें थायराइड ग्लैंड पढ़ा है, फिर थायराइड के बाद हमने पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा है। आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि कहलाता है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज का एक और नेम भी है, इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम भी देते हैं, और इसकी एक ख़ास करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज के बारे में आपने याद रखना है कि एक्सो और एंडो दोनों तरह के ग्लैंड्स के तौर पर एग्जिस्ट करता है। इसमें पिट्यूटरी के ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं जो कि STH आपने पढ़ा था, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, और ACTH। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी के ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। ये जब रिलीज़ होते हैं इन्हीं के अंडर ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है पैंक्रियाज। ठीक है, बेसिकली अगर पैंक्रियाज का फंक्शन हम देखें तो इसका बेसिक फंक्शन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखना है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ये उसको मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन सिक्रीट आउट करता है, और अगर कम है तो भी ये एक हार्मोन सिक्रीट आउट कर रहा होता है। तो ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसने मेंटेन करना है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बेसिकली अल्फ़ा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करें, जिसको हम बीटा सेल्स, उनको हम इंसुलिन का नाम देते हैं। ठीक है, तो बीटा सेल्स जो हैं वो पैंक्रियाज के लार्ज नंबर हैं और वो इंसुलिन प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। अब ये बीटा सेल्स में अगर आप देखें तो दो फर्दर हमने डिवाइड कर दिए सेल के नंबर के हवाले से कि स्मॉलर नंबर ऑफ सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करें जिसको हम ग्लूकागोन कहते हैं, और लार्जर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करें जिसको हम इंसुलिन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज के ही बीटा सेल्स हैं। उनमें से क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो उनमें से हाफ जो है या हाफ से ज़्यादा जो है वो लार्जर नंबर ऑफ सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करें और स्मॉलर नंबर ऑफ सेल्स ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करें। तो इसके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गए ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन दोनों के फंक्शंस के हवाले से तो ग्लूकागोन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना, जबकि इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करना। अब ये डिक्रीज़ ये नहीं कि नॉर्मल लेवल से कम या ज़्यादा करें, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये उसको नॉर्मल पर ले आएगा कम करते हुए। इस तरह अगर कम है तो उसको नॉर्मल लेवल तक लेकर आना है इंक्रीज़ करते हुए, वो ग्लूकागोन का फंक्शन है। अब ग्लूकागोन क्या करता है, इसके लिए ग्लूकागोन को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसको कुछ कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। जैसे वो उसने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू करवाएगा। ग्लाइकोजन जो वो आपने पढ़ा है लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर हुए होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टोर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की लिवर और मसल्स के अंदर। जब ज़रूरत हो ये टूटते हैं और ग्लूकोज देते हैं, फिर ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, उसकी तोड़ने की जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ करेगा, उस रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बने और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज करे। नंबर 2, ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स को भी इंक्रीज़ करता है, उसके रेट को। अब रेट ऑफ ब्रेक डाउन जो है फैट का, उसको इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि फैट्स खुद कन्वर्ट हो रही होती हैं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फैट्स टूटेंगी उतनी ज़्यादा कन्वर्जन होगी उसकी, उतनी ज़्यादा वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगी। तो ओवरऑल ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनवा रहा है या फैट्स की ब्रेकडाउन इंक्रीज़ करके ग्लूकोज प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन भी अपने ब्लड के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करना है उसने, तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा। ऑपोजिट काम कर रहा है ग्लूकागोन के, वो ग्लाइकोजन की
ब्रेकडाउन को प्रमोट करा था, ये इनहिबिट करेगा। ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन बने, ताकि जितने ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, तो जितना ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज होगा उतना वो उसको इकट्ठा करेगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड से ग्लूकोज लेवल ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका काम उसको नॉर्मल तक लेकर आना है डिक्रीज करते हुए। ठीक है, इसी तरीके से इसने क्या करना है, सेल यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है ग्लूकोज की, यानी सेल अगर वो ग्लाइकोजन नहीं बना रहा तो फिर दूसरा स्टेप ये वो कर सकता है कि वो सेल को स्टिमुलेट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को यूज़ करना शुरू कर दे। ब्लड में ऑटोमेटिकली ग्लूकोज यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो लेवल ग्लूकोज का कम हो जाएगा। इसी तरह से कन्वर्जन हो सेल ग्लूकोज की लिपिड और प्रोटीन के अंदर, कि ग्लूकोज को अगर उसने ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट करना तो लिपिड या प्रोटीन बना दे। ठीक है, तो अगेन ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इसी तरह से जो ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस हो रही थी, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही थी और ग्लूकोज बन रहा था, उस हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को इसने रोक देना है। उसके रोकने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो लिवर और मसल्स के अंदर जब ग्लाइकोजन का लेवल जो है वो कम, हाइड्रोलिसिस उसकी इनहिबिट हो जाएगी, तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लूकागोन और इंसुलिन है जो दोनों मिलकर फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। ये पैंक्रियाज का बेसिक फंक्शन है। ठीक है, उनके दो हार्मोन्स हैं। अब अगर ग्लूकागोन प्रॉपरली वर्क ना करे किसी वजह से, वैसे तो ये रेयर डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन टिश्यूज़ में बहुत कम होता है ऐसा कि ग्लूकागोन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, लेकिन हो भी सकती है। इसी तरह से इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम उन्होंने बताई हुई डायबिटीज़ मेलिटस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम दो तरह की डायबिटीज़ पढ़ेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा यूरिन में चला जाता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और दूसरी टाइप ये डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि इंसुलिन के ना बनने की वजह से हो रही है, कम क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, या आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, बन रही है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही बॉडी में। ठीक है, अब सिम्टम इसके क्या हैं। नंबर 1, डायबिटीज़ मेलिटस में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह यूरिन जो है वो उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। आपका ओवरऑल जो ऑस्मोटिक बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके नर्वस सिस्टम में डीरेंजमेंट हो जाती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं जो फैट्स में से आ रहे थे, ठीक है, जो हम ग्लूकोज एनर्जी लेने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो प्रोड्यूस होंगे, वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये बॉडी से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये सिर्फ तभी रिलीज़ होते हैं किडनी से अगर साथ अटैचमेंट हुई हुई हो मेटल केटाइन की। और मेटल केटाइन पॉजिटिव आयंस वाले मेटल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जिंक की इम्पोर्टेंस है, आयरन है, इस तरह के इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह, उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही होती है और यूरिन में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर लेवल जो है वो कम होना शुरू होता है क्योंकि ऑस्मोटिक बैलेंस भी नहीं रहता। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलिटस में ये ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जीन्स में की वजह से ही होता है, और इसमें इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही होती प्रॉपर अमाउंट में, या फिर प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन आपकी बॉडी के सेल उसको यूज़ नहीं कर पा रहे होते, तो ओवरऑल जो है वो उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और फिर सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एक और सिचुएशन है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। ये तब है जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से भी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उसमें सारी शुगर आपकी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी और ब्लड के अंदर उसका लेवल ग्लूकोज का फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसी कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। ठीक है,
तो इसमें आप इसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो आपकी नर्व्स हैं या आपकी मसल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं, आपकी नर्व्स अपसेट हो जाती हैं, आपके मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के ही डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। हाइपो का मतलब आपने याद रखना है लो लेवल, तो इसका मतलब कि यहाँ ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा कम हो गया है। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? सॉरी, ग्लूकागोन के अगर अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है फिर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स भी होते हैं। तो अगर अल्फा सेल्स में ट्यूमर आ गया, सेल्स वहाँ के रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, ट्यूमर बन गया, तो उसकी वजह से ग्लूकोज की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना शुरू, ग्लूकागोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ग्लूकागोन का ज़्यादा होना मतलब ग्लूकोज का ब्लड में ज़्यादा हो जाना, और उसकी वजह से इन रिटर्न आपके जो अल्फा सेल्स हैं वो सारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिसऑर्डर बहुत कम ही होता है, ये ज़्यादा ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता, ठीक है अभी तक। फिर एड्रीनल ग्लैंड्स की बात करते हैं हम। ये दूसरे ग्लैंड्स हैं, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि ये एड्रीनल्स जो हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर टॉप पे कैप लाइक येलो कलर का एक ग्लैंड है जिसे एड्रीनल ग्लैंड का नाम दिया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो टॉप ग्लैंड है ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये जो येलो कलर का आपको शो किया हुआ उन्होंने, ठीक है। ये तो उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला पार्ट ये है एड्रीनल मेडुला, जबकि बाहर वाला पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स कहलाता है। हमेशा बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक है। तो बाहर वाला कॉर्टेक्स है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला उसी तरह से एड्रीनल मेडुला। हार्मोन्स के नाम भी दिए हुए, एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, जबकि एड्रीनल मेडुला जो है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो किडनी के ऊपर ये हार्मोन, ये ग्लैंड है जो बेसिकली सारे हार्मोन्स प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर, बाहर वाली लेयर उन्होंने बता दी एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनर वाली है एड्रीनल मेडुला। मेडुला जो है वो एड्रीनालीन, जिसको हम एपिनेफ्रीन कह रहे हैं, और नॉर एड्रीनालीन यानी नॉन एपिनेफ्रीन का नाम दे रहे हैं। और एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन, जिनमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टीरोन, एल्डोस्टीरोन और बहुत सारे एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, ये सारे ये रिलीज करता है। अब सबसे पहले हम एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन की बात करते हैं, ठीक है। कहाँ से सिक्रेट आउट हो रहे हैं ये एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन? ये बेसिकली रिलीज हो रहे हैं एड्रीनल मेडुला से। तो सबसे पहले एड्रीनल मेडुला के हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादातर दोनों रिलीज होते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में, ठीक है। तो स्ट्रेस यानी एसोसिएटेड है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, जो वहाँ पे आपने एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ा था। तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी सिंपैथेटिक, तो ये उसके साथ मिलकर काम कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से एड्रीनालीन का काम है हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, ठीक है। जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स, उनकी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ऑटोमेटिकली जो हार्ट आउटपुट है यानी हार्ट ज़्यादा बीट करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो ये हार्ट आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहा होता है। नॉर एड्रीनालीन जो है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। उस एड्रीनालीन से फैल रही हैं ब्लड वेसल, इससे जो है वो सिकुड़ रही हैं, ठीक है। ये स्पेशली गट वाले एरियाज में अपना काम कर रहा होता है। तो ये जो है इन दोनों का काम बेसिकली ब्लड प्रेशर को रेज करना, ठीक है। फिर एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन दोनों ही प्रमोट करते हैं रिलीज ऑफ ग्लूकोज। लिवर और मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको तोड़ेंगे, ग्लूकोज बनवाने में हेल्प करेंगे, ताकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एनर्जी की ज़रूरत है तो वो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में तो ये उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये बहुत कम देखा गया है कि अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो एबनॉर्मली हाई रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। रैट्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया थ्रू एक्सपेरिमेंट कि अगर एड्रीनल मेडुला को हम सर्जिकली रिमूव कर दें, निकाल दें, तो उसके जो स्ट्रेस से लड़ने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड की कंडीशन है तो वो रैट उसमें सर्वाइव ही नहीं करेगा, ठीक है।
क्यों सर्वाइव नहीं करेगा? क्योंकि उसका हमने एड्रीनल मेडुला रिमूव कर दिया और उसके पास जो ये एड्रीनालिन था, नॉर एड्रीनालिन हार्मोन थे, ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे जो उसको स्ट्रेस की कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से एड्रीनल मेडुला इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस में सर्वाइवल के लिए। फिर आगे हमारे पास कॉर्टिकल हार्मोन्स, ये कौन रिलीज कर रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, हर टाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है स्ट्रेस या फिर इन्फेक्शन की फॉर्म में, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुई है या कोई स्ट्रेस है तब ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, इसमें पहला हार्मोन है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और इसका ग्लूको वर्ड का मतलब ही यहाँ पे यह है कि इसका काम है इंक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लेकिन एक ख़ास प्रोटीन बनाते हुए जो कि इंसुलिन के ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, यानी ये ग्लूकागोन की तरह काम कर रहा है इंसुलिन के ऑपोजिट। कॉर्टिकोस्टेरोन है, फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी, यानी इसका काम दोनों है। ग्लूको मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना और मिनरेलो का मतलब है मिनरल आयन बैलेंस करना। जैसे हमारे अंदर आयन जो है वो होते हैं बहुत सारे, आयरन है, सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये इस तरह के बहुत सारे आयन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये उनका लेवल बैलेंस करना इसका काम है। तो ये दोनों तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी। फिर एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन जो है वो बेसिकली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, यानी इसका काम हमारे अंदर मिनरल को बैलेंस करना है और उसमें स्पेसिफिक आयन जो है वो यहाँ डिस्कस किया हुआ है सोडियम आयन। ठीक है, इसने बॉडी के अंदर सोडियम आयन को कंजर्व करना है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो परफॉर्म करता है। सोडियम आयन जो है वो किडनी के थ्रू रिलीज हो रहा होता है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, तो किडनी में लूप ऑफ हेनले के अंदर ये हेल्प करेगा उसे एल्डोस्टेरॉन कि वो सोडियम आयन जो है वो बॉडी के अंदर ही रहे, यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज ना हो, वरना उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने वहाँ पर भी पढ़ा था, एडीएच और एल्डोस्टेरॉन जो वेसोप्रेसिन, और ये दोनों चीज़ जो हैं वो वाटर और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बैलेंस कर रहे होते हैं। नेफ्रॉन में आपने इसे पढ़ा था। फिर अगर हम देखें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई किसी वजह से सेल डैमेज हो गए हैं, तो एडिसन डिजीज़ हो जाती है। और एडिसन डिजीज़ आपको पता है ये जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस डिस्टर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली जो मसल्स एक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे वीकनेस की वजह से, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स लॉस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एडिसन डिजीज़ यहाँ पर एसोसिएटेड है एड्रीनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन के साथ। फिर अगर स्ट्रेस की कंडीशन देखें तो नॉर्मली हम कोल्ड की कंडीशन से ओवरकम कर जाते हैं, उसे सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होगी एड्रीनल कॉर्टेक्स में तो हमारी जो कोई भी स्ट्रेस है तो हम उसमें सर्वाइव नहीं करेंगे, कोलैप्स होंगे और डेथ हो जाएगी हमारी। ठीक है, कुशिंग डिजीज़ है इसके बाद। कुशिंग डिजीज़ जो है वो ऑपोजिट है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिकल हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से कुछ ख़ास सिम्टम अपीयर होते हैं। इसमें पहला सिम्टम है प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, जिसकी वजह से आपके मसल्स और बोन्स दोनों वीक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है। नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म था वो डिस्टर्ब होगा और डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, एंड्रोजन जो है बेसिकली ये वो हार्मोन्स हैं जो कि सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ का भारी होना। ठीक है, उनके फेस पे बहुत, बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होना, ये सेकेंडरी मेल करेक्टर्स हैं। तो ये एंड्रोजन उसे डेवलप कर रहा होता है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है एंड्रोजन की मेल और फीमेल दोनों के अंदर एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड उसके साथ एसोसिएटेड है, उसकी सिक्रीशन के साथ। फिर अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर आ जाए इनर साइड पे तो फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है अगर एंड्रोजन ज़्यादा होगा तो उनमें सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे करेक्टर होंगे? वो मेल्स की तरह होंगे, जैसे उनके फेस पे, बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे, उनकी आवाज़ भारी होगी। लेकिन इस तरह की सिचुएशन रेयर ही होती हैं कि जिसमें ट्यूमर हो और एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे और फीमेल में मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स डेवलप हो जाए। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है ग्लैंड गट।
गट में दो आ जाते हैं, गैस्ट्रिन और सिक्रीटिन, ये दो हार्मोन्स हैं जो गट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, पहला हमने डिस्कस करना है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है ये हार्मोन है, बेसिकली म्यूकोसा रिलीज कर रहा है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी, पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, स्टमक का पाइलोरिक रीजन। दो रीजन होते हैं स्टमक के, ऊपर वाला कार्डिक, नीचे वाला पाइलोरिक, जहाँ से खुराक एंटर हो रही है, फूड एंटर हो रहा है स्टमक में, वो कार्डिक है जो दिल वाली साइड पर है, जबकि जो लार्ज इंटेस्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ है वो पाइलोरिक रीजन है, लोअर, जहाँ से फूड एग्जिट होता है। तो पाइलोरिक रीजन के अंदर जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पर म्यूकस की एक लेयर होती है, म्यूकोसा, वहाँ से ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका काम है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा होता है, HCl, पेप्सिनोजिन, ठीक है, दोनों मिलकर पेप्सिन बनाते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट आउट करेगा, इसलिए इसका नाम गैस्ट्रिन रखा गया। और इसकी वजह से इन जो प्रोटीन है, फूड प्रोटीन, वो डाइजेस्ट होना शुरू होती है। आपको पता है स्टमक का फंक्शन ही प्रोटीन डाइजेशन है फूड की, तो फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन वाला पार्ट होगा वो ये सारा डाइजेस्ट करेगा गैस्ट्रिन। फिर सिक्रीटिन आ जाता है। सिक्रीटिन जो है वो सिक्रीशन के हवाले से, और सिक्रीशन दे रहे ड्यूडिनम, ड्यूडिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था ड्यूडिनम, ठीक है। तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ये रिलीज कर रही है, जैसे ही स्टमक से फूड पाइलोरिक रीजन से एंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्योंकि वो आया है स्टमक से, वहाँ HCl था, तो वो एसिडिक फूड है। जैसे ही एसिडिक फूड इसकी लाइनिंग ड्यूडिनम को टच करेगा, फ़ौरन से सिक्रीटिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पैंक्रियास जो है वो अफेक्ट होते हैं सबसे पहले, और वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट आउट करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस आपको पता है कि उसका फंक्शन क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करवाना, और साथ साथ बाइल प्रोडक्शन इंक्रीज करना लिवर के अंदर, क्योंकि बाइल होगी तो भी लिपिड की डाइजेशन इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो ओवरऑल सिक्रेटिन में ड्यूडिनम जो है वो एसिडिक फूड जैसे ही उसको टच करेगा उसकी लाइनिंग को, फ़ौरन से सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज होगा। ये पैंक्रियाज को इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो फ़ौरन से क्या करेगा, बाइल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा लिवर से, और साथ साथ डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करना शुरू कर देगा, ठीक है। पैंक्रियाज आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा, वो पत्ते की शेप का होता है, ठीक है। तो ये सिक्रीटिन उसके साथ एसोसिएटेड है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। थैंक यू सो मच।